गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं फिर कहानी। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था टॉपलिंग का होमवर्क पे। मैं शायद दिखाता हूं, आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं क्या उस सवाल को? चलिए कोई बात नहीं। बताइए। बिल्कुल कल का ही सवाल है बच्चों, जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे उसी पे बेस्ड है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फॉर विच ब्लॉक टॉपल अबाउट एज। बैठ जाइए बच्चों, फटाफट से सेटल हो जाइए। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं सेटल हो जाइए जल्दी से। ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए जल्दी सेटल हो जाइए। सवाल लिख दिया है बेटा एक। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, ए और बी है बेटा इसमें साइड्स, तो इनके टर्म्स बताइए, ए और बी के टर्म्स में। मास एम है। गुड। अच्छा बच्चों, कुछ बेसिक बेसिक आप लोगों से सवाल पूछूंगा। जैसे हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि जब फोर्स नहीं लग रहा होगा, जब हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे होंगे तो नॉर्मल एकदम बीचों बीच ऐसे पास होगा, ये नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। अलीगढ़ पाठशाला भाई, जो बात नहीं कर रहे हैं माइक बंद कर लीजिए प्लीज, बहुत शोर आ रहा है। मथुरा से है क्या? मथुरा पाठशाला बंद कर लीजिए, अगर बात नहीं कर रहे हैं माइक बंद करिए। हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि अगर आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो नॉर्मल एकदम बीचों बीच सेंटर से पास होगा और कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। अगर आपने फोर्स इस तरह से लगा दिया जैसे डायग्राम में शो किया है, तो मुझे बता दीजिए नॉर्मल राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा? क्या कहते हैं आप? राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। कारण क्या है बच्चों? बिल्कुल सही बात है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा और जैसे ही टॉपल करने वाली सिचुएशन होगी नॉर्मल यहां आ जाएगा। कारण क्या बताया गया था बच्चों आप लोगों को कि राइट की तरफ शिफ्ट क्यों होगा? नॉर्मल क्या होता है ऐसा कि नॉर्मल राइट की तरफ? बहुत बढ़िया। एक्चुअली यहां से कांटेक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे कांटेक्ट छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा और फाइनली नॉर्मल ऐसे एकदम एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कल कैलकुलेशन की थी बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस किया था और इससे हमारा जो रिजल्ट आया था कि फोर्स की वैल्यू अगर इस जो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, यानी mg/2 इंटू W/h, तो इस केस में बच्चों WA है तो W/h, अगर फोर्स की वैल्यू इससे कम है या इस क्वांटिटी के बराबर है तो टॉपलिंग नहीं होगी। अगर फोर्स इस mg/2 इंटू A/B को क्रॉस कर गया तो टॉपल हो जाएगा। तो कम से कम फोर्स पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच फॉर द ब्लॉक टू टॉपल अबाउट एन एच। तो कम से कम हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके बॉल, इससे हल्का सा ज्यादा ठीक है लगाना पड़ेगा तो टॉपल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं थोड़ा सा इस सवाल में चेंज करता हूं, बहुत हल्का सा। कॉन्सेप्ट देखिए सेम है, जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही सेम है कि टॉपल होने की कंडीशन में नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाएगा और आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। अब इसमें आपको दिमाग में हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आया हो कि सर स्लाइड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लाइडिंग। तो जितना फोर्स आप लगाएंगे फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगा देगा और आप टॉपल करने से आप बचा लेंगे ऑब्जेक्ट को। सेम सवाल है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत थोड़ा सा चेंज करूंगा और आपको बताना है इसको सॉल्व करके आंसर। ये रहा सवाल आप सभी के सामने।
हाँ मैं बता देता हूं, देखिए ये जो हम लोगों ने कंडीशन निकाली थी, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग। ठीक है, मतलब हाँ अगर आपने मान लीजिए मैं ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, मान लीजिए मेरा वैल्यू आ गया 10 न्यूटन, तो अगर आपका फोर्स 10 न्यूटन या उससे कम है तो टॉपल नहीं करेगा, 10 न्यूटन से बढ़ा देंगे तो टॉपल कर जाएगा। तो मिनिमम फोर्स मुझे बताना है, तो 10 न्यूटन आप कह देंगे तो 10 न्यूटन पे टॉपल कर जाएगा, 10 न्यूटन से कुछ भी ज्यादा लगाएंगे टॉपल कर जाएगा, 10 या उससे नीचे कुछ भी लगाएंगे तो टॉपल नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए आप? तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी, दिस इज फॉर नॉट टॉपलिंग। बच्चों मैं एक सवाल लेता हूं, ये तो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया हुआ था, ये सवाल मैं आपके सामने लगा रहा हूं, आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, आप आराम से सवाल पढ़िए, समय लीजिए, जल्दबाजी नहीं करिएगा, आंसर इस बार सेम नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। हम्म सर जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने बोला कि अगर वो 10 न्यूटन के इक्वल हुआ तो टॉपलिंग नहीं करेगा, तो मतलब उससे कुछ हल्का सा ज्यादा, राइट, तब फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, टॉपलिंग शुरू कर देगा, राइट। ओके सर। ऑप्शन थर्ड, ओके 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 ठीक। हेलो सर। बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर अभी तक कितना करा दिया है? ये पहला ही सवाल है। ओके सर। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो फोर्स इधर से लगा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो जितना फोर्स आपने लगाया है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही होगी, ताकि वो स्लाइडिंग को रोक पाए। उसके अलावा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स अपना चेंज तो नहीं होगा, वो तो सेंटर ऑफ मास से ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और उसके अलावा बच्चों अब मुझे बताइए नॉर्मल में किधर शिफ्ट करूं, राइट के साइड या लेफ्ट के साइड? नॉर्मल लेफ्ट की साइड से। लेफ्ट के साइड शिफ्ट होगा, नॉर्मल राइट के साइड शिफ्ट होगा बच्चों? मतलब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, बताइए। लेफ्ट की साइड, एब्सोल्युटली बच्चों। नॉर्मल जस्ट टॉपलिंग की सिचुएशन में नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये टॉपलिंग की कंडीशन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल, है ना, तो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए टॉपलिंग हो तो नॉर्मल बिल्कुल यहां पे आ जाएगा टॉपल वाली सिचुएशन में। अब बच्चों आपको देखिए टॉर्क मैंने लिखना बताया था कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख लीजिए हमेशा, है ना। तो देखिए बच्चों ये एफ है और ये भी एफ है ना। 99% टू 100% केसेस में स्लाइडिंग नहीं होगी, तो हमेशा जितना आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना होगा। बच्चों बाकी फोर्सेस को थोड़ी देर भूल जाइए, एमजी नॉर्मल ये सब। इन दोनों फोर्सेस का बच्चों टॉर्क कुल मिला के कितना आएगा, केवल अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को देखूं तो, केवल इन दोनों फोर्सेस को, तो ये बच्चों आपको कुछ जाने पहचाने फोर्स लग रहे हैं क्या? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, कपल, बिल्कुल कपल ऑफ फोर्सेस। तो इन फोर्सेस का बच्चों हम लोग मोमेंट या इन फोर्सेस का टॉर्क हम लोग डायरेक्ट कैसा लिख देते थे
वन ऑफ द फोर्सेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो 3a/4 बोलिए बच्चों, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क है वो फिर किस पॉइंट के अबाउट आएगा? क्या वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही है ये टॉर्क, या किसी, तो मैंने बताया था बच्चों कि कपल का जो टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री वेक्टर बन जाता है, तो वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। तो अगर आप सेंटर, जैसे मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे टॉर्क, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी यही वैल्यू रहेगी इन कपल्स की, और कोई पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखिए ग्रेविटी का टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? 0। कारण क्या है बच्चों? ग्रेविटी का टॉर्क सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो कुछ होगा नहीं। और हाँ, और बच्चों अगर ये दोनों फोर्सेस को देखिए ना, ये इसको और इसको, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, तो ये प्लस है, ग्रेविटी का 0। और नॉर्मल बच्चों अगर देखिए आप, तो नॉर्मल ऐसे रोटेट करना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसा, यानी क्लॉकवाइज। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ, तो 0 हो गया ग्रेविटी का, माइनस नॉर्मल का, और नॉर्मल का सेंटर ऑफ मास से बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर तुम लोग को आइडिया लग रहा हो? बिल्कुल a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं रख दूंगा a/2, और सब कुछ मिला के 0 होना चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी जब इस फोर्स से ज्यादा फोर्स करेंगे तो टॉपलिंग शुरू होगी, तो अभी तो जस्ट टॉपल नहीं हो रहा है, तो 0 कर दीजिएगा। तो ये बन जाएगा 3fa/4 बराबर नॉर्मल a/2। बच्चों नॉर्मल की वैल्यू कितनी रख देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? mg रख देंगे, बिल्कुल। तो नॉर्मल में रख देता हूं mg, और a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, फोर्स जो होगा 2mg/3 होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, या देखिए 2mg/3 मैक्सिमम फोर्स है जिसके लिए टॉपलिंग नहीं होगी, या कम से कम इतना फोर्स जिसके लिए टॉपलिंग शुरू हो जाएगी। तो कम से कम इतना, इससे हल्का सा भी ज्यादा कर देंगे टॉपल हो जाएगा, मैक्सिमम यहां तक जाता है टॉपलिंग से बचने के लिए। जो हम लोगों ने किया था वो mg/2, h की वैल्यू आपने 3a/4 रख दी थी, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा केवल, बट आंसर आपका सेम आ रहा था ना, मतलब 2mg/3 आ रहा था ना, ठीक है। पर थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने वो डिस्कशन किया है वो केवल और केवल इस तरह के क्यूबॉइडल शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। और अगर शेप दूसरा हो जाएगा तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने किया है। जैसे मैं अभी एक सवाल लेता हूं, उसमें क्यूबॉइडल नहीं है, ट्रायंगुलर शेप है, आप नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल लेता हूं दूसरे शेप का, वहां पे नहीं नहीं नहीं, यही यही पहला प्रॉब्लम है। क्यूबॉइडल शेप के लिए ठीक है, लगा लीजिए, बाकी अगर शेप चेंज होगा तो फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, ठीक, पर जो ट्रायंगुलर शेप का ले रहा हूं सवाल, ये देखिए, अच्छा ओके ओके, लिखिए पहले, एक सेकंड। ठीक, एक सवाल बच्चों देखिए, ट्रायंगुलर शेप में टॉपलिंग का, इसमें अब बेसिक से करना पड़ेगा आपको।
ओके ऑप्शन सी। ओके और लोग भी बच्चों कर लीजिए, फिर बताइए। सी आ रहा है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। आप जैसे फोर्स लगाएंगे तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, राइट के साइड या लेफ्ट के साइड? ऊपर फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल किधर शिफ्ट होना शुरू करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो जब टॉपलिंग बिल्कुल शुरू होने वाली होगी, नॉर्मल यहां कहीं पहुंच गया होगा। कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों किसी को? एकदम एंड पे, ठीक है, क्योंकि यहां से सब निकल उठ गया होगा प्रिज्म और यहां पे नॉर्मल ऐसा पहुंच गया होगा। अब चूंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी उतने ही अमाउंट का बैकवर्ड्स लग रहा होगा, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एफ ही लग रहा होगा, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही ना। तो जितना आप लगाएंगे उतना है। और सवाल में बोला है, देखिए अगर आप ये लाइन पढ़ें, सवाल में बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई सो दैट द प्रिज्म डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। तो टॉपलिंग होगी, स्लाइडिंग नहीं होगी, तो एफ ऐसा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको टॉर्क बैलेंस करना है, तो ये बेटा आपका ग्रेविटी लग रहा होगा mg, जो कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा इस प्रिज्म के, ठीक है। चलिए टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क करेंगे बच्चों, देखिए तो ये वाला फोर्स एक बार फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, कपल फॉर्म कर देंगे। और तो अगर इनका टोटल टॉर्क लिखेंगे तो वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज हाइट ऑफ ट्राइंगल। बच्चों कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? पूछ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा। देखिए ये हाइट है ट्राइंगल की h, ठीक है। तो कपल, ये दोनों, ये फोर्स और ये फोर्स कपल बना रहे होंगे, तो इनका टॉर्क कितना होगा? दोनों में से एक फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है जो कि ट्राइंगल की, तो ये इनका टॉर्क आ जाएगा। ग्रेविटी का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होगा क्योंकि वहीं से पास कर रहा है। अच्छा नॉर्मल का टॉर्क बच्चों कोई बता पाएगा? नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास? नॉर्मल इंटू a/2। कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों यहां तक? ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखिए, ये फोर्स और ये फोर्स, तो ये ट्राइंगल को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों या एंटी क्लॉकवाइज? ये दोनों क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल देखिए तो इस रोटेशन का रोकना चाहता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल ऐसा घुमाना चाहता है उल्टा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, तो यहां पे लिख दूंगा प्लस, और दोनों मिला के 0 होना चाहिए तब जाके टॉपलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों आप बोल सकते हैं कि F इंटू एच बराबर हो जाएगा N इंटू a/2। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। नॉर्मल की वैल्यू कितने रख दूं बताइए बच्चों? नॉर्मल की वैल्यू mg। बच्चों ये क्लियर होना चाहिए, नॉर्मल बराबर mg होगा, क्योंकि कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो नॉर्मल और mg बराबर होंगे। फोर्स हमें निकालना है, हाइट h, इस ट्राइंगल की बच्चों h हाइट, तो ये हो जाएगी h बराबर, देखिए मैं लिख रहा हूं a sin 60, ठीक है। ये देखिए ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये साइड लेंथ a है, तो हाइट जो है वो a sin 60 होगी। क्लियर है सबको? यस सर। a और sin 60 रख देंगे तो √3/2। बोले ठीक है? तो यहां से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg/√3, यानी आपका बच्चों ए ऑप्शन सही होगा, सी नहीं होगा। आप लोग म्यू कैसे ले आए थे थोड़ा मुझे बताइए, काफी सारे बच्चे से
हाँ मतलब देखिए ये आंसर आएगा, वो म्यू की वैल्यू जो दी है वो आपको केवल और केवल कंफ्यूजन के लिए है, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर बोलिए बोलिए। सर एन जो है वो सर E/2 का कैसे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आएगा कि जब इधर से फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल शिफ्ट होता 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 वो एकदम एंड पे पहुंच जाएगा। ये क्लियर है क्या? क्योंकि देखिए जैसे आप फोर्स लगाएंगे इधर वाला कांटेक्ट छूटता जाएगा, है ना, इधर वाला कांटेक्ट और फर्म होता जाएगा, तो जब जस्ट टॉपलिंग होगी नॉर्मल शिफ्ट होता 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 यहां तक पहुंच जाएगा। बोले ठीक है। अब सेंटर के अबाउट आप टॉर्क बैलेंस कर रहे हो, तो सेंटर से इस नॉर्मल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये a/2 है ना, ये सेंटर है और ये नॉर्मल है, तो ये डिस्टेंस आधी होगी ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आधी होगी ये दूरी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो ये आधा होगा। बच्चों जिनका भी म्यू आ रहा हो आंसर में, आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्कशन। एक सवाल और लूंगा मैं इसी पे, टॉपलिंग पे, और सबको सवाल हल करने का सबका तरीका बच्चों सेम है। सर ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, कैसे? फोर्स के रिस्पेक्ट में नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बैलेंस कर देते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन आपको जब टॉर्क, फिर आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते? सेंटर ऑफ मास के सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आप एक्चुअल में हम लोग भी वही कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता फिर। हाँ बिल्कुल, बट वो मुझे तो आप लोग को एक्चुअली समझाना है ना, इसलिए मुझे हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर आपको वो फील आती है कि यार सर ऑब्वियस सी बात है नॉर्मली तो बैलेंस कर रहा होगा इन दोनों को टॉर्क को, तो आप एक साइड ये टॉर्क लिखिए, एक साइड नॉर्मल लिख दीजिए। मेरी मजबूरी है कि हर चीज आपको समझाना है कि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसलिए। बाकी आप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है डायरेक्ट तो। ठीक है सर। नोट करिए बच्चों, एक सवाल और करना है इस पे, टॉपलिंग पे। हटाऊं बच्चों ये सवाल? ठीक, यस सर। ये देखिए एक सवाल बच्चों, ऐसी सिचुएशन है कि एक क्यूबॉइडल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया गया है इंक्लाइन। बोलिए बोलिए। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन वाली थी, कुछ एक डाउट पूछना था। ओके ओके, वैसे मुझे सवाल याद है, अगर आप बताएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। आप डाउट पूछिए। सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो a√3/2 की जगह पर a√3/4 नहीं लेंगे? एक सेकंड एक सेकंड, वो ट्रायंगल वाला। हाँ आप हाइट h कह रहे थे? हाँ सर, वो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं तो a√3। एक्चुअली बच्चों देखिए आप, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने टॉर्क लिखा है ना, ये टॉर्क केवल ऊपर वाले फोर्स की वजह से नहीं लिखा है, या केवल नीचे वाले फोर्स की वजह से नहीं लिखा है, ये फोर्स और ये फोर्स है ना, इनका कंबाइंड टॉर्क है ये, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स और नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उन दोनों का कंबाइंड है, मतलब ऊपर जो आपने फोर्स लगाया प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का कंबाइंड टॉर्क है ये, है ना। क्योंकि देखिए ये फोर्स राइट की तरफ और ये फोर्स लेफ्ट की तरफ, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। और कपल का जो टॉर्क होता है वो होता है दोनों में से कोई एक फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों में से एक फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h होगा। ये जो हाइट ऑफ ट्रायंगल है, ये जो h है, ये जो h की वैल्यू आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये ट्रायंगल जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं, इसकी हाइट लिखनी है, तो इसकी साइड लेंथ हमें पता है a और हाइट हमें लिखना है h, है ना। तो आप sin 60 लिख दीजिए, sin 60 बराबर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन a, तो h बराबर a sin 60 a√3/2। ठीक है, अब आप पूछिए कि आपको क्या चीज तकलीफ में डाल रही है, तो मैं बताता हूं। फिर ये एक्चुअली इन दोनों फोर्सेस का साथ में टॉर्क लिख दिया, इसका और इसका,
बाकी आप अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। उस केस में फिर आपको, चूंकि ये 2h/3 होगा, ये h/3 होगा, जोड़ेंगे तो फिर से वो FH बन जाएगा। अलग अलग भी लिखना चाहे तो भी सेम आंसर आएगा। एक और बच्चों देखिए सवाल, तो एक क्यूबॉइडल शेप ऑब्जेक्ट रख दिया गया बच्चों कुछ इस तरह से। इस क्यूबॉइडल शेप ऑब्जेक्ट का हमें डायमेंशन भी पता है, विड्थ W है और हाइट h है। विड्थ W, हाइट h, और ये बच्चों एंगल फाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको ना पहले हॉरिजॉन्टल रखा था, धीरे 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 एंगल बढ़ाते गए। तो ये फाई ऐसा एंगल है जहां पे ये जस्ट टॉपल करने वाला है। तो मैं यहां पे लिख दूं, एट फाई इट जस्ट स्टार्ट्स टू टॉपल। टू टॉपल। इसका मास बच्चों अगर आपको जरूरत पड़े तो m ले लीजिएगा, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट नॉन जीरो है, एंड सफिशिएंट टू प्रोवाइड स्लिपिंग, सॉरी सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। फ्रिक्शन नॉन जीरो है एंड सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। सवाल में आपसे पूछा गया है W/H का रेशियो कितना होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन है। एक क्यूबॉइडल शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हाइट h है, विड्थ W है। इस एंगल पे रखते हैं तो ये जस्ट इस एंगल पे जस्ट टॉपल होने वाला है। स्लिपिंग नहीं हो रही है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड, मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। स्लिपिंग होने से रोक लेगा फ्रिक्शन। तो आपको W/H का रेशियो बताना है। कोई नई चीज नहीं है बच्चों, जो पढ़ा है उसी को यूज करना है। सर 2m/mg cos phi। ओके, लेकिन ओके ओके ठीक है। 2tan थीटा। ओके, तो sin phi हो जाएगा, 2 sin phi। 2 sin phi, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बच्चों टॉर्क लिख लीजिएगा, और कुछ है नहीं इसमें। और नॉर्मल आपको सोचना पड़ेगा किधर शिफ्ट हो जाएगा। सर 2tan phi। 2 tan phi, ठीक है। यस सर। ओके यस सर, यही मेरा भी आता। ओके, सर 2 tan phi आ रहा है। 2 tan phi, ठीक है। चलिए बच्चों आइए डिस्कशन करते हैं। अच्छा, साइन आ रहा है, कुछ लोगों का tan phi आ रहा है। बच्चों वैसे मैं आपको एक हिंट देता हूं, आंसर फाई के टर्म्स में ही आएगा। फाई के अलावा और कुछ नहीं होगा, मास का भी टर्म नहीं आएगा, तो केवल फाई के टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक, आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा होगा, और mg sin phi अलोंग द प्लेन लगेगा, और mg cos phi परपेंडिकुलर टू प्लेन लगेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, mg sin phi अलोंग द प्लेन और mg cos phi परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल भी लगेगा बच्चों, लेकिन नॉर्मल शिफ्टेड होगा। तो मुझे बता दीजिए नॉर्मल किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल, क्या लगता है? ओके, एक आंसर है नीचे की साइड। बच्चों जस्ट टॉपल होने वाला है, तो एक्चुअली में जो नॉर्मल होगा ना वो बिल्कुल एज पे आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एकदम एज पे आ जाएगा, कुछ ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों, क्या लगता है आपको? फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए? सर लगना चाहिए,
फोर्स की तरह काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वैल्यू कितनी रहेगी फ्रिक्शनल फोर्स की बच्चों? सर mg sin phi के इक्वल। mg sin phi के इक्वल, एकदम सही बात है। कारण क्या है? क्यों mg sin phi के बराबर ही आपने फ्रिक्शनल फोर्स को क्यों लगा दिया? कारण क्या है? एक्चुअली बच्चों फ्रिक्शन की जिम्मेदारी है, देखिए, सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग, मतलब फ्रिक्शन स्लिपिंग नहीं होने देगा। काफी ज्यादा फ्रिक्शन है तो स्लिपिंग नहीं होने देगा। तो mg sin phi जितना उसको नीचे लाने के लिए फोर्स ग्रेविटी कोशिश कर रही होगी, फ्रिक्शन उतना ही लग जाएगा ताकि स्लिपिंग को रोक पाए। अब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा टॉर्क लिखते थे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा टॉर्क लिख दीजिए। तो देखिए mg sin phi, तो सेंटर ऑफ मास के बच्चों देखिए mg sin phi और mg cos phi दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। कारण क्या है? दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। एक फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा, एक नॉर्मल का टॉर्क बचेगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क देखिए मैं बच्चों लिख रहा हूं, फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा mg sin phi और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? mg sin phi से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/2। बच्चों ये क्लियर है ना सबको? h/2 होगी ये दूरी, ठीक है, h/2। तो mg sin phi इंटू h/2, mg sin phi इंटू h/2, ये आ गया फ्रिक्शन का टॉर्क। इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, नॉर्मल का टॉर्क लगेगा। तो देखिए नॉर्मल का जो टॉर्क होगा n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? नॉर्मल और सेंटर ऑफ मास के बीच की परपेंडिकुलर दूरी w/2। डाउट है क्या बच्चों किसी को? w/2 होगी, विड्थ की आधी होगी ना, तो n इंटू w/2। अब बच्चों देखिए एक क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, जैसे फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और नॉर्मल क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो इसलिए बैलेंस करवा दीजिए, बराबर लिख दीजिए। अच्छा बच्चों यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, चलिए मैं अगले उसमें लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका mg sin phi इंटू h/2। नॉर्मल की वैल्यू बता दीजिए बच्चों कितनी लिखनी चाहिए? नॉर्मल mg cos phi, एब्सोल्युटली नॉर्मल mg cos phi के बराबर होगा। कारण क्या है? क्योंकि बच्चों इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो mg cos phi को बैलेंस करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही है क्योंकि ये दोनों बराबर है। इस डायरेक्शन में नहीं हो रही क्योंकि नॉर्मल और mg cos phi बराबर है। तो mg से mg को घटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, और बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमसे w/h का रेशियो पूछा है, तो w/h ये tan phi आ जाएगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से आंसर आपका w/h बराबर tan phi आएगा। इको हो रहा है बेटा तुम्हारा माइक। tan phi की वैल्यू w/h बाई म्यू नहीं लिख पाएंगे। कौन सा पाठशाला है? एक बार और बोलिए बेटा, कौन जो भी पाठशाला वाले सवाल पूछ रहे बेटा, आपका माइक बहुत इको कर रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। हल्द्वानी, हल्द्वानी जी थोड़ा दिखवाइए आप क्लास इंचार्ज को माइक वाइक, थोड़ा मुझे लग रहा है कि इको हो रहा है वो। तो tan phi की वैल्यू बच्चों w/h के बराबर आएगी। बोलिए। सर हमने mg sin phi फ्रिक्शन फोर्स का दिखाया, फिर रिजल्टिंग फोर्स का दिखाया। एक्चुअली आपने जो कपल मान लिया ना कि सर ये दोनों कपल बना लेंगी और फिर इन दोनों में से एक फोर्सेस और उनके बीच की दूरी, यही करेंगे आप। तो तब हाँ तब भी बेटा देखो ना आप, तो दोनों में से एक फोर्स लिखा तुमने, उनकी बीच की दूरी, दोनों में से एक फोर्स उनके बीच की दूरी, ठीक है। जो हमने कपल लेके उसके बीच के डिस्टेंस h ले लिए थे, वो डिस्टेंस h लेके वो 2 tan phi। पर h नहीं लेंगे, आप इस चीज से सहमत है ना कि h नहीं होगी, क्योंकि h तब होती जब ऊपर लगता, पर ग्रेविटी तो सेंटर पे लगेगा ना। जैसे यहाँ पे कपल इसलिए दिया हुआ था कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था जैसे। नहीं 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 नहीं, कपल है यहाँ पे, ये फोर्स mg sin phi mg sin phi ये दोनों कपल है। कपल का मतलब सिंपल, मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों में से एक फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम h/2। फिर इन दोनों फोर्स का टॉर्क इसका मतलब लिख लिया आपने। फिर किसका बचता है आपके पास? केवल नॉर्मल का बचता है, तो नॉर्मल इंटू w/2 हो जाएगा। हाँ हाँ बोलिए। सर आपने जो फॉर्मूला कराया था वो g/2
हाँ 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 इसमें नहीं लगा सकते, कारण देखिए उसमें क्या था कि जो फोर्स था वो आपका बिल्कुल टॉप पे लग रहा था, है ना, उसमें एक एडिशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तो ग्रेविटी की वजह से टॉपलिंग हो रही है। तो बच्चों मैं उसको ना, वो जो हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, आप उसको एज अ फॉर्मूला मत याद रखिए। इसमें देखिए 1 मिनट के अंदर ये सवाल हो सकता है। 2-3 फोर्सेस गिनती के लगते हैं, उसमें से 2 तो कपल हो जाएंगे हमेशा, जैसे ये फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, ये हमेशा कपल फॉर्म करेगा। तो एक साइड कपल का टॉर्क लिखिएगा, दूसरे साइड नॉर्मल का बैलेंस कर दीजिएगा। हार्डली मतलब 30 सेकंड 45 सेकंड में टॉपलिंग का सवाल हो सकता है। तो उसको एज अ फॉर्मूला मेरे हिसाब से मत याद रखिए, क्योंकि उसकी लिमिटेशन बहुत है। एक तो क्यूबॉइड होना चाहिए, है ना, और फिर डिफरेंट। तो आप ऐसा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए इसको। किसी को और कुछ पूछना है बच्चों इसमें? ठीक है, एक बच्चों आपके घर के लिए देता हूं प्रैक्टिस के लिए, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल, हल्का सा चेंज करूंगा, कर लीजिएगा आप लोग आराम से। इसमें भी एंगल मान लीजिए हम लोग थीटा लेते हैं। थीटा इज एंगल एट विच टॉपलिंग जस्ट स्टार्ट्स। जस्ट स्टार्ट्स, ठीक है। और बच्चों इस बार हम लोगों ने ट्रायंगल रख दिया है, ठीक है, और ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल रखा है। इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल रख दिया है, साइड लेंथ ए है। तो थीटा और फ्रिक्शन नॉन जीरो है और सफिशिएंट है फ्रिक्शन टू स्टॉप स्लिपिंग, सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। तो आपको बताना है साइड लेंथ कितनी होगी ट्रायंगल की। व्हाट इज साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको बताना है साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी अगर थीटा पे जस्ट टॉपलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये होमवर्क है बच्चों, कर लीजिएगा आप आराम से, सोचिएगा। नहीं होगा तो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। हाँ हाँ, चैप्टर रह गया बेटा अभी तो एंगुलर मोमेंटम है, रोलिंग मोशन है, 2 बड़े बड़े टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाउ बराबर, अभी बच्चों टॉर्क में ही, हाँ आइए बच्चों अगला करते हैं कॉन्सेप्ट। अगला बच्चों एक बार फिर से टॉर्क के अंदर ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो हम लोगों ने टॉर्क की एक डेफिनेशन सीखी है, ठीक है। ये जो अगला डिस्कशन है बच्चों, ये भी टॉर्क का ही डिस्कशन है। तो बच्चों हम लोगों ने टाउ बराबर आर क्रॉस एफ समझा है, आर क्रॉस एफ देखा है, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों कि ये हो गया तुम्हारा टॉर्क आर क्रॉस एफ, यानी अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा किसी पॉइंट के अबाउट, आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फोर्स परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे किसी एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ फोर्स लगाया। ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है। कोई ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे, ठीक है। F1 लगा, F2 लगा, F3 लगा, सारे डिफरेंट तरीके से फोर्सेस लगे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो हमसे सवाल में पूछा जाएगा कि बता दीजिए कि इन सारे फोर्सेस से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उन टॉर्क की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कितना
कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, इस ऑब्जेक्ट का कितना एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा इन सारे टॉर्क की वजह से। तो बच्चों देखिए, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में लिखते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क मतलब जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका टॉर्क लिख लीजिए, और ये बराबर होगा बच्चों आई इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे F बराबर m है उसी तरह से टाउ बराबर आई अल्फा। इसमें ध्यान रखिएगा कि टॉर्क आप जिस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन भी बटा उसी एक्सिस के अबाउट आएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको उसी एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। तो आई अल्फा और टाउ सारे के सारे सेम एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे, ऑल विल बी रिटन अबाउट सेम एक्सिस। ठीक है, मैं अभी इसका एग्जांपल दूंगा, फिलहाल थोड़ा सा मैं इसमें समझा दूं। जैसे आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो जितने भी फोर्सेस हैं सबका टॉर्क आपको इसी एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। ठीक है, सारे फोर्सेस का टॉर्क आपको इसी एक्सिस के अबाउट लिखना होगा, और सारे फोर्सेस आपको इसी एक्सिस, सारे टॉर्क आपको इसी एक्सिस के अबाउट लिखने होंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको इसी एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपका इसी एक्सिस के अबाउट आएगा। तो टाउ बराबर आई अल्फा, तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड रहेगा। तो इसमें लिख लीजिए बच्चों, फॉर्मूला लिखिए टाउ बराबर आई अल्फा, और मेंशन कर लीजिए टाउ आई और अल्फा तीनों सेम एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे। बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं, उससे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। टाउ बराबर आई अल्फा, आई अल्फा और टाउ तीनों सेम एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे। एक सवाल लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा आपको समझ में आएंगी चीजें। जैसे मान लीजिए बच्चों एक रॉड है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रॉड है और इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ओ के अबाउट हिंज है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रॉड रखी हुई है और ओ पे हिंज है। ठीक है, तो यानी ओ के अबाउट रोटेशन के लिए फ्री है, और ये ओ बच्चों इसका सेंटर है। ठीक है, और आपने फोर्सेस लगा दिए इस रॉड पे कुछ इस तरह से। एक मान लीजिए आपने इधर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये लेंथ मान लीजिए है 2 मीटर। इधर आपने एक फोर्स लगा दिया है नीचे की तरफ, मान लेते हैं 20 न्यूटन का, और ये लेंथ है कुछ 4 मीटर। ठीक है, रॉड का मास लेते हैं हम लोग 12 kg। आपसे सवाल में पूछ दिया है कि कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा इस रॉड पे। ठीक है, तो आपको बच्चों फॉर्मूला पता है, अल्फा निकालना है हमें, तो अल्फा बराबर हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रॉड का लिखना है सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट, है ना। तो चूंकि इस रॉड में जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस वजह से जो रोटेशन होगा मान लीजिए इस तरह से होगा कुछ, है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। ये जो मेरा पेन है जो एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा रॉड में, है ना। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इसी एक्सिस के अबाउट लिखनी है। तो बच्चों अगर किसी को याद हो कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ml²/12, बिल्कुल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट इज लिख देंगे, और फिर बच्चों आपको न्यूमरेटर में टॉर्क लिखना होगा। तो टॉर्क होगा नेट टॉर्क, है ना, तो इस वाले फोर्स का टॉर्क प्लस इस वाले फोर्स का टॉर्क लिखना है, फिर उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। जैसे मैं इस वाले फोर्स का जो टॉर्क होगा 10 न्यूटन का, बच्चों कोई बता सकता है 10 न्यूटन वाले का टॉर्क कितना होगा पॉइंट ओ के अबाउट? 20 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बच्चों?
ओ के अबाउट बच्चों देखिएगा तो रॉड ऐसे घूमेगा, है ना, इस तरह से घूमेगा, तो पॉजिटिव लिखिएगा, है ना, प्लस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, प्लस या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आप बोलना चाहें। इस 20 न्यूटन का बच्चों, इस वाले 20 न्यूटन का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों 80 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। देखिए इस पॉइंट ओ के अबाउट फोर्स नीचे लग रहा है, तो रॉड की ऐसे जाने की टेंडेंसी है नीचे, यानी माइनस, ठीक है। तो जो बच्चों नेट टॉर्क आएगा, ठीक है, तो देखिए प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है क्लॉकवाइज, तो जो नेट टॉर्क आएगा बच्चों 80 माइनस 20, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो 60 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नेट टॉर्क की क्लॉकवाइज। कारण ये बच्चों क्योंकि क्लॉकवाइज वाला टॉर्क जीत रहा है ना, तो नेट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो आप टॉर्क नेट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 60, एक सेकंड बेटा, 60 रख दीजिए। नेट टॉर्क, मास है हमारे पास 12 kg, और टोटल जो लेंथ है बच्चों इस रॉड की कितनी हो जाएगी, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये 4 और 4 8 है ना, तो ml स्क्वायर बाई 12, ये दोनों कैंसिल होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 64 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्दर आप इसको जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, टाउ बराबर आई अल्फा, इस तरह के सवाल आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ज्यादातर सवालों में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा बराबर टाउ बाई आई। बस ध्यान रखिएगा जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, टॉर्क आपको उसी एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा। दोनों चीजें सेम एक्सिस के अबाउट लिखिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, दो चीजें हैं, दो कारण है। पहली बात तो देखिए सेंटर पे ये हमने जो रॉड रखी है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, तो ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा, पहला कारण। दूसरा कारण, आप सारे टॉर्क लिख रहे हैं पॉइंट ओ के अबाउट, है ना। अगर मान लीजिए रॉड को आप वर्टिकल प्लेन में भी लेते हैं तो ग्रेविटी यहां से पास होगी। ठीक है, पूरे सिस्टम का देखते हैं, पूरे सिस्टम का, इस पूरे रॉड की ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से होगी, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पास होगी। और इंडिविजुअल नहीं देखते, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर इस रॉड का यहां, फिर इस रॉड का इधर से पास होगा, फिर बैलेंस करोगे तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। इससे अच्छा कि पूरे चीज का एक साथ देख लो, तो वो सेंटर से पास होगा। वहां पे ले रहे थे क्योंकि आपको उस समय आप टॉर्क यहां बैलेंस कर रहे थे, इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहे थे, या इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं कर रहे थे। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करेंगे तो फिर यहां पे टॉर्क लेना पड़ेगा। अब चूंकि यहां पे सवाल में बोल दिया हिंज है, फिक्स है यहां पे, है ना, और आप इसी के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, अल्फा आप इसी के अबाउट निकालना चाहते हो ना, कि इतने फोर्स लगा दो, बताओ किस एंगुलर एक्सेलरेशन से रॉड रोटेट करेगी। तो आपकी, अब आप बंध चुके हो, आपकी कंपल्शन है कि आपको टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट सारे लिखने पड़ेंगे, है ना। वहां तो हम लोग फ्री थे कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लो, लेफ्ट हैंड के अबाउट लिख लो, राइट हैंड के अबाउट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे हम नहीं कर सकते क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इसी पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, तो हमें सारे टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट लिखने पड़ेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। नहीं करेगी, एब्सोल्युटली नहीं करेगी, सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्टली अगर आप बांध देंगे, बिल्कुल। टॉपलिंग तक। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर आगे सवाल करने हैं हमें। ठीक बच्चों, मैं सवाल लगा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, जो सीखा है उसको यूज करिए, और कोशिश कीजिए कि आपसे हो जाए सवाल, मेरी जरूरत आपको ना पड़े। पढ़िए सवाल, जल्दबाजी नहीं करिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ करेंगे। जितना आपको समय चाहिए होगा आप मुझे बताइए, मैं वेट करूंगा। बस आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसको लगाइए।
आप कर सकते हैं इसको सॉल्व बहुत आराम से। पांच सेकंड के बाद बच्चों ओमेगा पूछा गया है, तो सबसे पहला स्टेप आपको अल्फा निकालना है, फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन। एकदम जगराता वाली आवाज आ रही हल्द्वानी से। क्लास इंचार्ज हो बेटा तो उनको बोल दीजिए कि माइक की आवाज बहुत इको कर रही है। वैसे मुझे समझ में आ गया है कि 100 बोल रहे हैं शायद आप। हम्म। ओके बच्चों जो बात नहीं कर रहे हैं माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो दो आंसर्स आए बच्चों। एक अल्फा बोला जा रहा है कि सर 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और ओमेगा बोला जा रहा है कि 100 आएगा। अच्छा अल्फा 20 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा 20 आ रहा है और ओमेगा 100 आ रहा है। सबका यही आ रहा है क्या बच्चों? ठीक 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 है ठीक है। बाकी लोग बच्चों जो कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं इसको। ठीक, देखिए बच्चों इस सवाल में पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 5 सेकंड। तो हमेशा आपसे देखिए ऐसे ही सवाल पूछेंगे, बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट अल्फा पूछ दे। अल्फा का यूज करके जैसे ओमेगा पूछ देगा 5 सेकंड के बाद, या बताओ कितने रेवोल्यूशन कर लेगा, इस टाइप के सवाल आपसे ज्यादा बनेंगे, है ना, कितना एंगल रोटेट हो जाएगा। तो उसमें आपको अल्फा इनडायरेक्टली निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें बोला इनिशियली रेस्ट पे था, 5 सेकंड के बाद ओमेगा बता दो, तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों ये बोल रहा है कि व्हील जो है अपनी एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, यानी ये इसकी एक्सिस हो गई बच्चों, ठीक है, इसके अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो अब आपको टॉर्क भी इसी एक्सिस के अबाउट लिखनी है ना। तो टॉर्क देखिए, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, है ना, ये रेडियस ऑफ व्हील के बराबर होगा, जो कि सवाल में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फोर्स लगा रखा है आपने 20 न्यूटन। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया 20 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 1/5 मीटर, है ना, 20 डिवाइडेड बाय 100 तो 1/5। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट 0.2 किलोग्राम मीटर पर 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे बच्चों ये 4 होगा, 4 डिवाइड बाय 0.2 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बताया था एकदम सही है। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, और टाइम चूंकि 5 सेकंड सवाल में कहा गया है तो 100 रेडियन पर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद बच्चों 100 रेडियन पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, एक बार हाथ उठा दीजिए, मुझे अंदाजा लग जाए कि क्या चल रहा है। ठीक है, गुड गुड गुड। हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था? 01। सेम आंसर कितने बच्चों का आ गया था? बहुत बढ़िया, गुड। जौनपुर पाठशाला 108 जौनपुर, क्या सीन है भैया? एक। बाकी भैया क्या क्यों नहीं आया है, पूछते जाइए भैया जिनको समस्या है। नरनौल पाठशाला 03 कितने बच्चों का आ गया था? नरनौल 03, गुड। रायबरेली 205, रायबरेली 205 कितने बच्चों का आ गया था? बहुत बढ़िया। आगरा 01, आगरा 01, गुड। जिनका नहीं आया था बच्चों देखिए पूछ लीजिए अगर कुछ डाउट है तो। एक और सवाल करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, गड़बड़ नहीं करिएगा। बोलिए बोलिए। मतलब पहले एक्सप्लेनेशन निकालने
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो उसके बाद फिर एफ बाई एम से एक्सेलरेशन निकालना है, जो है आई से निकालेंगे, उसके बाद इक्वल टू आर अल्फा से अल्फा निकालना है, उसके बाद फिर रखेंगे ओमेगा। अच्छा हाँ नहीं कर सकते। देखिए सर आया तो है, उससे भी आंसर हाँ आया होगा जो भी है, लेकिन देखिए आप F बराबर m करेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है, आप मेरी बात समझिए, है ना। F बराबर m करेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा, और आप यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास के पास लीनियर एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्या क्या फोर्स लगाने के बाद चलेगा? नहीं चलेगा, वो रोटेट करेगा फोर्स के बाद, है ना। अगर आप सेंटर को देखिए तो सेंटर नहीं चलेगा, ये जो सेंटर है ना, फोर्स लगाएंगे तो इस सेंटर के अबाउट रोटेशन होगा, चलेगा नहीं। उसका कारण ये है कि जो हिंज है जहां से आपने उसको रोक के रखा है ना, वो उतने ही अमाउंट का फोर्स पीछे लगा देगा, तो नेट ट्रांसलेटरी मोशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला जो फोर्स है वो बैलेंस है, नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो केवल रोटेशनल मोशन होगा और वो टॉर्क करा सकता है, तो टाउ बराबर आई अल्फा लगाइएगा। और इसमें आप देखिए आप एम भी निकाल नहीं सकते हैं, कारण क्या है कि इनर्शिया दिया है पर वो व्हील को डिस्क मान रहा है, रिंग मान रहा है, कैसा क्या मान रहा है, तो हम उसको क्लियरली नहीं निकाल सकते हैं। तो वैसे मत सोचिए, थोड़ा सा गड़बड़ है आपका थॉट प्रोसेस, आप ऐसे ही जाइए। क्लियर है? नहीं सही नहीं आ रही, को हो रही है अभी भी। एक और सवाल देता हूं बच्चों, देखिए थोड़ा सा। पहले 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नहीं कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। बच्चों आसान सवाल है, सबके आंसर आने चाहिए भैया इस बार। सर ऑप्शन सी। ओके सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक। और बच्चों नंबर ऑफ रोटेशन पूछ लेता मान लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन पूछ लेता 3 सेकंड के बाद। ठीक है, एंगुलर स्पीड आप सबने निकाल दिया, नंबर ऑफ रोटेशन भी अगर निकाल सकें तो। ओके वेरी गुड। तो बच्चों देखिए इसमें पूछा गया सवाल में 3 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी, और इनिशियल फिर से एक बार आप कुछ बोला नहीं गया तो आप रेस्ट पे लीजिए। 3 सेकंड के बाद एंगुलर स्पीड पूछा गया है, ठीक है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी यूज करेंगे, तो ओमेगा नॉट जीरो है, अल्फा इंटू 3 ये ओमेगा हो जाएगा। पर अल्फा बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टाउ बाई आई, टाउ दिया है 1000 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल में दिया हुआ है 200। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा 5, तो जब अल्फा की वैल्यू 5 रखेंगे तो 15 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू आएगी। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों ने सही निकाल दिया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो। सी ऑप्शन कितने बच्चों का आ गया था? वेरी गुड वेरी गुड। मुरादाबाद 09 कितने बच्चों का आया था? 09 मुरादाबाद, धन्यवाद। जिनका नहीं आया था बच्चों देख लीजिए और पूछ लीजिए। सोनीपत 06 कितने बच्चों का आ गया था? सोनीपत 06, अरे वाह वेरी गुड। जिनका नहीं आया था बेटा आप लोग की जिम्मेदारी है बेटा पूछना। नंबर ऑफ रोटेशन बच्चों ये कैसे निकाला जाएगा? थीटा निकालेंगे, तो थीटा निकालने के लिए बच्चों आप यूज करेंगे ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट चूंकि जीरो है तो हाफ अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास सवाल में 5 निकाल ली है हम लोगों ने, और 3 सेकंड में पूछा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 45 डिवाइडेड बाई 2, इतने रेडियन बच्चों एंगल रोटेट कर जाएगा 3 सेकंड में। अगर नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है तो जितना एंगल रोटेट किया उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45 को बेटा आप 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 45 बाई 2 ऑलरेडी था, और 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 45 अपॉन 4 पाई। बच्चों मेरा 45 अपॉन 4 पाई आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा था? हाँ 45 अपॉन 4 पाई ये आ जाएंगे नंबर ऑफ रोटेशन 3 सेकंड में। एक और सवाल देखिए बच्चों, सर स्लाइड बैक कर दीजिए।
ओके ओके, इस सवाल के बाद लगाता हूं, थोड़ा ये कर लीजिए फिर करते हैं बच्चों। ये बिल्कुल आसान है, प्लीज सबका आंसर सही आए भाई। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी सर। सिद्धि हो जाएगा। डी हो जाएगा। यस सर। सिरसा पाठशाला कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चों की कौन सा सही होगा, क्यों सही होगा? सिरसा पाठशाला से कोई करना चाहे, 01। कोई नहीं करना चाहता, चलिए कोई आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे। सर डिस्क का इनर्शिया हाँ हाँ या डिस्क का ठीक है ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो अल्फा है, अगर आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर टॉर्क सेम है, जैसे इस सवाल में कहा गया है सेम टॉर्क, यानी टॉर्क सेम है तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अब जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा। अब बच्चों तुम सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है वो कम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग से, इस वजह से जो अल्फा ऑफ रिंग होगा वो कम होगा अल्फा ऑफ डिस्क से। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग से ज्यादा होगा। अब सवाल में कह रहा है बोथ विल रोटेट विद सेम, गलत हो गया। द रिंग विल रोटेट विद गेदर, गलत हो गया। बोथ विल रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अलग है तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ अलग अलग होगा। लास्ट ऑप्शन बोला है द डिस्क विल रोटेट विद ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चों 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एफ, और एफ का मतलब हो गया बच्चों फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो 2 पाई बाई टी, और यानी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। इसको आप जैसे सिंप्लीफाई करो ना, फ्रीक्वेंसी बराबर लिख लो 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो तुम देखोगे कि ओमेगा हो जाएगी। तो ये बात सही है बच्चों, चूंकि डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो समय के साथ 1 सेकंड के बाद डिस्क का एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा। एंगुलर स्पीड ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए डिस्क ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करेगी एज कंपेयर टू रिंग। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कुछ लोग पिछला सवाल नहीं नोट कर पाए थे, कर लीजिए। और लोग, हाँ हाँ अब आ रही, सही अब आ रही। ओके सर। बच्चों और लूंगा अभी मैं टाउ बराबर आई अल्फा पे सवाल। बच्चों ये सवाल करिए, कौन सी वाली? सर अभी जो जो क्वेश्चन ये वाला, ये वाला, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। एक और बच्चों अभी करेंगे हम लोग टाउ बराबर आई अल्फा पे, सेम कैटेगरी का ही सवाल है, फिर इससे एक थोड़ा एक स्टेप ऊपर चलेंगे। बदल रहा हूं बेटा स्लाइड। ये देखिए अगला सवाल, आराम से करिए बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, सवाल पढ़िए, समय दीजिए खुद को, सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ा लेंगे आप, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा। जिनका आंसर आ जाए बताना चाहें बता सकते हैं। ऑप्शन ओके ऑप्शन सही। ओके
सर ऑप्शन सी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बाकी लोग भी बच्चों जल्दी से कर लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन सी सर। ओके ठीक, फिर सी आ रहा है। ठीक है बच्चों, सवाल में कहा गया है अ रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों 3 kg मास है और रेडियस 40 सेंटीमीटर है, और जो फोर्स लगाया जा रहा है बच्चों इस पे 30 न्यूटन, कुछ इस तरह से फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे सवाल में पूछा गया, ऑप्शन बी। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों आपसे सवाल में पूछा गया है। अब मुझे बता दीजिए सवाल पढ़ते ही आप इनमें से कौन से दो ऑप्शन बिल्कुल हटा देंगे कि सर ये तो हो ही नहीं सकते कभी भी? ए और डी। कारण क्या है बच्चों, क्यों नहीं हो सकते ये कभी भी? यूनिट गलत है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? लीनियर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं बच्चों, या बी होगा या सी होगा। तो अल्फा पूछा गया है तो अब सबको पता है अल्फा बराबर टाउ बाई आई रख देंगे। ठीक है, टाउ होगा टॉर्क, टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों 30 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बच्चों, मतलब ये सिलेंडर है अंदर की तरफ है, एम आर स्क्वायर। तो एम है बेटा इसका 3 और आर मतलब 40 बाई 100, तो इसका एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई करते हैं चलिए, तो ऊपर बच जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में 12, नीचे हो जाएगा देखिए 4 डिवाइडेड बाई 10, तो बच जाएगा बच्चों 3 इंटू 16, ऊपर चला जाएगा 100, 4 से कैंसिल कर दीजिए 3 4 4 4 4 25, आंसर आ जाएगा बच्चों 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन आ जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था सी ऑप्शन? एक बार हाथ उठा दीजिए, सी ऑप्शन। वेरी गुड। हल्द्वानी पाठशाला 01, कितने बच्चों का आ गया था हल्द्वानी में? 01, बहुत बढ़िया। गाजीपुर 203, गाजीपुर 203, थैंक यू थैंक यू। जौनपुर 108, जौनपुर 108, धन्यवाद। बच्चों जिनका नहीं आया हो और आपको लग रहा हो कि सर ये ऐसा क्यों कर दिया आपने, इसकी जगह हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे, बिल्कुल बेझिझक पूछिए। चलिए एक कुछ सवाल आपको और कराता हूं बच्चों, कुछ थोड़ा सा अलग कैटेगरी है। ठीक है, हटा रहा हूं बच्चों ये स्लाइड। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बच्चों सेम है, टाउ बराबर आई अल्फा। ये थोड़ा सा एक स्टेप उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले समझाता हूं कि क्यों सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा, और हम आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है, और ये हिंज है बच्चों, ये पॉइंट O यानी इसके सेंटर से ये हिंज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटर से, और इसके एक एंड पे हमने कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट रोप से लगा दिया है, ऐसा ब्लॉक एक अटैच कर दिया है। ठीक है, ये रोप है इस पूरे जो भी ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर मान लीजिए आप, या डिस्क मान लीजिए, रिंग मान लीजिए, जो भी है, डिस्क या सिलेंडर जो भी है, और उससे रोप के थ्रू एक ब्लॉक लगा दिया गया है मास m का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा m1 ले लेता हूं, और यहां पे जरूरत होगी तो इसको हम लोग m2 ले लेंगे, m डैश ले लेंगे। ठीक है, और आप इसको रिलीज करते हो, रिलीज करेंगे बच्चों, जैसे ही रिलीज करेंगे तो वेट की वजह से ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये सिलेंडर रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमें इस सिलेंडर के एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है सिलेंडर के रोटेशन की। ठीक है, जरा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ये नीचे गिर रहा होगा, है ना, इसकी कुछ ना कुछ नीचे की तरफ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले m1 की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी मेरी मदद करिएगा, क्या क्या फोर्सेस मैं m1 पे लगाऊं। सबसे पहले तो कोई बताना चाहे बच्चों? सबसे पहले तो अपना ग्रेविटी हो जाएगा, और कोई? m1 जी, फिर क्या होगा? टेंशन हो जाएगा,
ठीक है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा बच्चों तो ए हो जाएगा नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पे बच्चों आप लिखिएगा कि m1g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और ये बराबर होगा m1 इंटू ए। ठीक है, पहली इक्वेशन। अब बच्चों अब अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी ये जो रोटेशन के लिए जो सिलेंडर हम लोगों ने लिया है, इसकी बात करें तो देखिए जरा, ये पॉइंट ओ से हिंज है। ठीक है, यानी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर सकता है। नीचे की तरफ बच्चों इस पे लग रहा होगा एक टेंशन फोर्स, और यही टेंशन फोर्स इसके रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब रोटेशनल मोशन के लिए बच्चों आप लिखेंगे तो इसका रेडियस आर है, तो आप इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन फोर्स इंटू रेडियस बराबर आई अल्फा। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन की, दूसरी इक्वेशन रोटेशन की। ठीक है बच्चों, मुझे थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशन से देख के मुझे बता दीजिए अननोन क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आप लोग को फाइंड करनी है, क्या क्या अननोन है यहां पे। एक्सेलरेशन अननोन है, बिल्कुल सही बात है। और क्या अननोन है? टेंशन अननोन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अननोन है। 3 अननोन है, और 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोगों ने 2 ही इक्वेशन बनाई है, एक और इक्वेशन की जरूरत होगी, जरा ध्यान से देखिए। जब बच्चों ये रोप इस सिलेंडर के ऊपर से गुजर रही होगी, है ना, ये रोप है। ठीक है, और ये जैसे से ब्लॉक नीचे जाएगा, रोप जो है वो अनवाइंड हो रही होगी। बच्चों यहां पे कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं मानते हैं, मतलब कि पुली और रोप के बीच में कहीं स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। मतलब ऐसा मान लीजिए पुली है और ये मेरा ऊपर वाला हाथ रोप है, तो जैसे जैसे पुली नीचे जा रही होगी, रोप भी उसी के साथ नीचे जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पुली धीरे स्पीड से जा रही है और रोप उसके ऊपर ऐसा स्लाइड करते हुए जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों एक साथ ऐसा नीचे जा रहे हैं, है ना। जैसे साइकिल का जो चेन होता है वो सॉकेट जो है चेन में फंस जाती है, और जैसे जैसे वो सॉकेट घूमता है चेन उसके ऊपर घूमती है। दैट इज मोशन विदाउट स्लिपिंग, है ना। आप जैसे कुएं से पानी निकालो कभी, वैसे आप लोगों ने देखा हो कि नहीं, तो कुएं में जो रस्सी जब खींचते हो आप पानी, ठीक है, तो जैसे जैसे रस्सी आती है वैसे वैसे वो जो घिरनी क्या बोलते हैं वो वैसे वैसे रोटेट करती है। तो इसके ऊपर ये जो पुली है, ये जैसे जैसे घूमेगी रोप उसके साथ घूमेगी। ऐसा नहीं होगा कि पुली आगे जा रही है रोप पीछे आ रहा है, या रोप आगे जा रहा है पुली पीछे हो रही है। ऐसा स्लिपिंग नहीं होगी, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। इसका मतलब है बच्चों, अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो जो ये पुली वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये जो रोप वाला पॉइंट है ना, मैंने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अगर इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है ना, इसका मतलब है कि जो पॉइंट ए, जो पॉइंट 1 का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है, वही एक्सेलरेशन होना चाहिए पॉइंट 2 का नीचे की तरफ। ठीक है, तो पॉइंट 1 का एक्सेलरेशन और पॉइंट 2 का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। सर अगर बराबर नहीं हुए तो क्या होगा? अगर बराबर नहीं हुए, एक्सेलरेशन दोनों पॉइंट के अलग अलग हो गए, तो दोनों की स्पीड अलग अलग हो जाएगी। स्पीड अलग अलग हो जाएगी तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। और हम यहां पे मान रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, एकदम पुली और रोप साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट टू चूंकि रोप का हिस्सा है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, पॉइंट 2 रोप का पार्ट है, तो रोप का पार्ट है मतलब ये वाला एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, सारे एक्सेलरेशन बराबर होंगे। और इसी वाले एक्सेलरेशन को बेटा आपने ए बोला है ना। तो जो पॉइंट 2 का एक्सेलरेशन है, ध्यान सुनिएगा, पॉइंट 2 का एक्सेलरेशन पॉइंट 1 के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। पॉइंट 2 का एक्सेलरेशन है बच्चों रोप का एक्सेलरेशन जो कि ए है, और पॉइंट 1 पुली का पार्ट है। ठीक है, अब पुली रोटेट कर रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, और बेटा ये डिस्टेंस आर है, तो मैं पॉइंट 1 का अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहूं, ये दूरी आर है, तो पॉइंट 1 का अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा आर अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर दूरी है, तो इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा। क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो ए बराबर आर अल्फा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिर इन तीनों इक्वेशन को बच्चों आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी किस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये पुली रोटेट कर रही है। तो आप ये तीनों इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, तब तक मैं अल्फा की वैल्यू निकाल के रखता हूं। किसी को किसी इक्वेशन में डाउट है तो पूछ सकता है। आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए बच्चों। बोलिए, ये ब्लॉक वाली
ए बराबर आर अल्फा, ये वाली कौन सी नहीं आई आपको समझ? सर ये नहीं आई है सर, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बराबर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट। ओके, देखिए क्या हो रहा है कि जो पुली है और रोप है ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है। जैसे रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब कि रोप ज्यादा तेज चल रही है और पुली धीरे चल रही है, तो उस केस में जब स्लिपिंग होगी तो पुली का एक्सेलरेशन और रोप का एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा, स्लाइड कर जाएगी रोप, ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर नहीं होंगे। लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रही है तो जैसे जैसे पुली नीचे जाएगी वैसे वैसे उसके साथ साथ रोप भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो इन सवालों में स्लिपिंग नहीं होती है ना, आपको बता देगा सवाल में स्लिपिंग नहीं होगी। अगर स्लिपिंग नहीं होगी इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के एक्सेलरेशन बराबर है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन बराबर नहीं हुए तो इसका एक्सेलरेशन कुछ मान लो ज्यादा हो गया तो ये तेज चल देगा, स्लिपिंग हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन को बराबर होना चाहिए। अब चूंकि जो पॉइंट 2 है वो रोप का हिस्सा है, रोप का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए मान रखा है, तो A2 जो है वो A के बराबर होगा और A1 की वैल्यू R अल्फा के बराबर होगी, और इन दोनों को बराबर होना चाहिए पड़ेगा ताकि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, मतलब दोनों के बीच में स्लाइडिंग ना हो। सेकंड वाली इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि सेकंड वाली इक्वेशन हमने इसकी लिखी है, ये जो रोटेशन हो रहा है ये सिलेंडर या जो भी डिस्क है, तो इसके रोटेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? टेंशन फोर्स, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क हो गया, और बराबर आई अल्फा, तो आई जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूं बस। ओके सर, हाँ क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था, 10 मिनट तक वीडियो देखेगा। कहाँ से? नहीं सर, ओके, पीछे वाला भी सर। ठीक। बच्चों ये एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, तो मैंने लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिख दिया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। ज्यादातर सवालों में आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन ही पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। किसी को डाउट है तो मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दूंगा, और हो जाए तो बताइएगा, फिर एक पे एक सवाल करेंगे। कल की छुट्टी है क्या? कल क्या है बेटा? गणेश चतुर्थी है कल? यस सर। है क्या सर? नहीं यार, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ठीक है। सर हाँ। कर दीजिए सर, मेरा क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था सर। बिल्कुल बिल्कुल कर देता हूं, एक बार सारे लोग लिख लें फिर सबको रिपीट कर देता हूं मैं। बच्चों लिख लिया है क्या आप सबने? फिर बताइएगा। चलिए बच्चों, जिनका डिस्कनेक्ट हो गया था या जिनको समझ नहीं आया, मैं फिर से पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम क्या किया गया है, इसकी एफबीडी बनाई गई है M1 की, जो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी करते थे, सेम चीज।
तो ग्रेविटी नीचे, टेंशन ऊपर, और चूंकि आप इसको रिलीज करोगे तो ये अनवाइंड होगा और ये सिलेंडर घूमेगा और ये नीचे आएगा ब्लॉक, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो इसमें टेंशन की वैल्यू आप लिखिएगा m1g माइनस टी बराबर m1 है, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में करते थे, m1g माइनस टेंशन बराबर m1 है। उसके बाद दूसरा काम किया गया, इसकी एफपीडी बनाई गई। तो ये पॉइंट O से हिंज है, इस पे टेंशन नीचे की तरफ, तो टेंशन का टॉर्क आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T इंटू आर, तो T इंटू आर बराबर आई अल्फा। इसी टॉर्क की वजह से रोटेशन हो रहा है, तो T इंटू टाउ बराबर आई अल्फा। पहली इक्वेशन लीनियर वाली, दूसरी इक्वेशन सिलेंडर के रोटेशन वाली। जो तीसरी इक्वेशन लिखी गई है उसमें मैंने ये बोला है, चूंकि रोप और थ्रेड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जैसे सॉरी रोप और सिलेंडर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो जैसे जैसे सिलेंडर घूम रहा है रोप भी उसके साथ जा रही है, ठीक है, साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब सिलेंडर का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो रोप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो दोनों का एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो A2 बराबर A1, मतलब रोप के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और सिलेंडर के पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। तो रोप का जो ये जो 2 है वो रोप का हिस्सा है, तो उसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, और किसके बराबर होना चाहिए, A, क्योंकि ब्लॉक A से जा रहा है तो रोप का हर पॉइंट A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो A2 की वैल्यू A हो गई। A1 जो कि सिलेंडर का हिस्सा है और वो बिल्कुल कांटेक्ट में है रोप के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो R अल्फा होगा। अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और ये दूरी R है, तो इसका नीचे की तरफ ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा होगा, तो वो A बराबर R अल्फा रख दिया। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सिंप्लीफाई किया, अल्फा की वैल्यू आ गई। आइए बच्चों, एक सवाल कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा आप लोग को क्लैरिटी आएगी। बोलिए। क्या क्या? तो मेरा आंसर तो आया था m1r g minus a upon I। G माइनस ए अपॉन आई। यस सर। अरे यार देखो, ए अननोन है ना खुद, तो उसके टर्म्स में क्यों निकालेंगे आंसर उनके। हाँ रख लीजिए आर अल्फा, ए रख, एक ही जगह आर अल्फा रख लीजिए। ओके सर, तो आंसर सही आएगा। हाँ हाँ सही आएगा, पर जो मैंने इस तरह से लिखा है कि जो चीजें हमें नोन है उनके टर्म्स में। ओके सर। बच्चों एक सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है। आप कहाँ से डिस्कनेक्टेड थे? इसके पहले ये सवाल लिया था मैंने इस, हाँ तो एक सवाल लिया है और फिर ये है, इसका आंसर है 25, सी ऑप्शन। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं सेम हाँ बोलिए। बच्चों मैं हटा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। होगा होगा, बस इस सवाल की बात करते हैं, डीवी डिस्कशन है ना, अभी 3-4 मिनट है, इस सवाल की बात करते हैं। बोलिए बेटा। दंगल? हाँ सर। आप लोग चाहते हैं दंगल हो कल? ठीक है, डन है। दंगल अगर मतलब टेक्निकल वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो कल सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे जो जो आने वाले हैं, ठीक है? ओके डन है। हाँ हाँ प्रैक्टिस करा दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है।
जो आने वाले हैं वैसे खत्म कर ही होगा क्या? हाँ हाँ, कल पढ़ेंगे नहीं कोई नई चीज, जो आपका सिलेबस है परसों के टेस्ट का उसी पे सवाल कर लेंगे। ये क्वेश्चन बना दीजिए बस। ठीक ठीक, बताइए बच्चों इसका आंसर। 10 आ रहा है। यस सर। ओके ओके, टू आ रहा है। यस सर। चलिए सॉल्व करते बच्चों, आ जाइए जल्दी से बोर्ड पे देखिए। ओके, सबसे पहले बच्चों अल्फा निकाल दीजिए। तो अल्फा के मैंने अभी पूरा आपको डिराइव करके दिखाया है, तो वो m1g, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1r प्लस i बाई r, ठीक है। तो m1 यानी ब्लॉक का मास बच्चों कितना सवाल में दिया है, 2 kg, तो 2 इंटू जी की वैल्यू रख दीजिए 10, और m1 यानी फिर से 2, और रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी 1/5 मीटर, प्लस आई की वैल्यू दिया है 0.32, रेडियस की वैल्यू है 1/5, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते बच्चों, ये 20 हो जाएगा, ये बचेगा 2/5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0.32 इंटू 5, एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों 5, तो ऊपर चल जाएगा 100 बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 2 प्लस 25 इंटू 0.32, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, बच्चों देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोग भी, 80 8, तो बच्चों 8.00, और 8 प्लस 2 10, बच्चों अल्फा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगी मेरे हिसाब से। लेकिन ये आंसर नहीं बच्चों, क्योंकि सवाल में एक्सेलरेशन ऑफ द मास पूछा है, तो a बराबर r अल्फा, तो r है बेटा हमारे पास 1/5, और अल्फा है बेटा हमारे पास 10, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, और बाकी आप अल्फा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, एक प्रैक्टिस के लिए भी सवाल आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, तो फिर वो भी आप कर लीजिएगा। चलिए डीपीपी, मुझे एक बार बताइए कितने डीपीपी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे। मेरे हिसाब से 3-4 हो गए थे, 5वां करना है हम लोग को। चलिए बच्चों 5वां डीपीपी खोल लीजिए, और एक एक करके सवाल पूछते जाइए फिर। नहीं, किसके? ठीक है, अभी आज कर लेते हैं यार, मैंने बोल दिया था तुम लोग को, तो आज डीपीपी 5 जितने भी हो पाएंगे सेंटर ऑफ मास कर लेंगे। कल तो सवाल करने ही है वैसे भी तुम लोग को, है ना। तो कल मैं कोशिश करूंगा, देखिए सेंटर ऑफ मास का पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो कल जो मैं सवाल लाऊंगा उसमें, हाँ, सेंटर ऑफ मास के सबसे ज्यादा सवाल लेके आऊंगा, और रोटेशन का बच्चों 10% ही वेटेज है, तो रोटेशन के थोड़े से कम रख लेंगे, बाकी वर्क एनर्जी पावर के रहेंगे। चलिए तो जो पोर्शन आना था उसके हो गया। हाँ, जो पोर्शन आने वाला है वर्क एनर्जी पावर में उसके लाऊंगा। तुम क्यों जल्दी से खत्म करना चाहते हो? थोड़ा समय लगेगा इसमें, रोलिंग वोलिंग भी है, अभी मान लीजिए 2-3 क्लास तो एटलीस्ट लगेंगी। यही परेशान कर रहे हैं क्या तुम लोग को भी, कब खत्म होगा कब खत्म होगा? बैन करा दो ना इसको। अच्छा, चलिए आ जाइए बच्चों, डीपीपी नंबर 5 खोल लीजिए। अगर डीपी नंबर 5 में कुछ भी आपको सवाल पूछना है, कोई डिस्कशन करना है, तो आप कर सकते हैं डीपीपी नंबर 5 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ बेटा, आपको क्या लग रहा है, क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? हाँ बोलिए। थर्ड ऑप्शन डीपीपी में ठीक बताया, बट एक डाउट है कि वहां पे एनर्जी रिक्वेस्ट है, ये नहीं बताया कि कौन सी एनर्जी। तो आप टोटल लेके चलेंगे, अगर नहीं बताया है तो टोटल एनर्जी लेके चलेंगे, है ना। और टोटल एनर्जी बच्चों देखिए पूरे किसी भी कोलिजन में हो वो कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी।
यस सर है ना। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सर जिनको डाउट नहीं हो जा सकते, हाँ, जिनको कंजर्व रहती है उसको टोटल एनर्जी थ्रू आउट कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बीच में कम होगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, फिर वापस के इनिशियल बराबर के फाइनल हो जाएगी। तो ठीक है, दूसरे वाले में थर्ड ऑप्शन सही है। और कोई डाउट है आपको डीपीपी नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 7th 10th, हाँ जिनको डाउट नहीं वो जा सकते हैं। 9th भी है, 8th भी है। चलिए तो 7 8 9 10, ठीक है 7वें में आ जाइए। बेटा डाउट पूछिए 7वें में क्या समस्या आपको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जिन्होंने पूछा है बेटा थोड़ा डिस्कशन करिए, डायरेक्ट तो इंटरनेट पे भी आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, मतलब डिस्कशन कर लेंगे तो आपका फायदा है। नहीं पूछ रहे हैं कोई? हाँ बोलिए। क्वेश्चन में दिया है कि आंसर में इक्विलिब्रियम में कंजर्व रहेगा, एब्सोल्युटली। मास तो अप्लाई हो रहा है तो मास में एक्सटर्नल नहीं रहेगा। अच्छा देखिए होता क्या है, जैसे इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगुलर ब्लॉक है और इससे जाके मास m जाके टकराएगा, ठीक है। तो m इस पे मान लीजिए कुछ नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन m पे लगा देगा ट्रायंगुलर ब्लॉक, तो दोनों पे नेट फोर्स देखिए 0 है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो है ना, दोनों पे नेट फोर्स 0। और स्पेशली मैं बता दूं आपको, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन का तो मोमेंटम नहीं कंजर्व रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कुछ नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं, एक एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी, तो उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। और बताइए। हाँ 7 हो गया। 8वां, जिनका 8वां डाउट है बेटा बताइए क्या डाउट है इसमें? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। 5 किलो का ऑब्जेक्ट है। हाँ सर इस वाले क्वेश्चन पे मेरा आंसर सर 5 आ रहा है, लेकिन वो दे नहीं रखा और कैलकुलेशन चेक करके देखी तब भी सही थी सर, फिर भी गलत आ रहा है। 8वें नंबर में? यस सर। ठीक है, ठीक करते हैं सॉल्व। 5 kg object collides with another stationary object. After the collision, the bodies move in the same direction with 1/3 of the velocity of the first body. ठीक है, तो बच्चे आपने कोलिजन किस टाइप का लिया है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, किस टाइप का लिया है? इलास्टिक कोलिजन। After the collision, bodies move in the same direction with 1/3 of the velocity of the first body, the mass of the second body. देखिए सवाल, हाँ हाँ सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, और मान लीजिए कि इसकी स्पीड इनिशियली u थी, दोनों फिर मूव कर जाएंगे u/3 से, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, तो टकराने से पहले मोमेंटम 5u हो जाएगा, टकराने के बाद 5 + m × u/3 हो जाएगा, ठीक है। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 15 बराबर 5 + m, तो m की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी। 10 आना चाहिए भैया। हाँ 8वें में परफेक्टली इनइलास्टिक है। सर आपको कैसे पता चला सवाल पढ़ के? क्योंकि देखिए लास्ट लाइन पढ़िए सवाल का, उसमें कहा गया है आफ्टर द कोलिजन बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन विद 1/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। मतलब जो बॉडीज हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, एक ही डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड की 1/3 से जाती हैं, तो दोनों का जब डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, स्पीड सेम है, तो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ही होगा। चलिए 8वां हो गया। 10वां, हाँ 10वें बेटा समस्या बताइए क्या हो रहा है? सर हाँ नहीं पता नहीं पड़ा सर, इसमें सवाल नहीं आया सर, क्वेश्चन की तरीके से स्टार्ट करें सर। अच्छा ओके, कह रहा है कि एक एक और प्रॉब्लम है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा कोलिजन है, इसकी वजह से मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं। अच्छा आपको, हाँ आपको पता चलता है कैसे लग रहा है आपको कि थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट होंगे? मतलब लॉजिक क्या है आपका? सॉल्व करने पे आ रहा है ऐसा? हाँ 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 आपकी बात मैं समझ गया। हाँ 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 एक्चुअली बेटा दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरा और चौथा। मैं कारण बताता हूँ आपको। देखिए जैसे ये रेस्ट पे है और ये यू स्पीड से जाके टकरा रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लीजिए ई है, तो दोनों ऑप्शन तीसरा या चौथा सही हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? देखिए मान लीजिए जाके इससे टकराता है, टकराने के बाद पीछे वाले की स्पीड में मान लेता हूं v2 हो गया, और टकराने के बाद आगे वाले का स्पीड v1 हो गया। अगर आप v1/v2 निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो रेशियो ही है दोनों पार्ट,
पार्टिकल से, तो अलग ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप V2 बाई V1 निकालेंगे तो तीसरा वाला मैच कर जाएगा। मतलब समझ गए ना मेरी बात आप? हाँ, और सवाल में उसने क्लियरली, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन, हाँ बताना चाहिए था उनको। ठीक है, तो आप अगर तीसरा या चौथा कुछ भी आप निकाल रहे हैं तो सही है, लेकिन सर करेंगे कैसा? करेंगे कि देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वाला आप मेथड लगा दीजिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। V1 की वैल्यू और V2 का जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, नीचे M1 प्लस M2, हाँ वो, हाँ रेशियो लीजिए। अगर आप तीसरा या चौथा में से कोई भी आंसर आपका आ रहा है सही है, ठीक है, उनको बताना चाहिए था कि हाँ, तो फोर्थ या तीसरा जो भी आ रहा है दोनों सही हैं। कारण क्या है कि आप V1 बाई V2 निकालेंगे तो कुछ और मिल जाएगा, V2 बाई V1 निकालेंगे कुछ और मिल जाएगा। चलिए डीबी नंबर 5 हो गया। डीबी नंबर 6 में कोई समस्या? Excuse me, sir, question number 3 में सर आपकी पूरी तरह भारत में इक्वल दोनों बॉडीज के, ओके, वेलोसिटीज इंटरचेंज होनी चाहिए ना सर। पीछे उन्होंने दे रखा है कि फास्ट बॉडी स्पीड से वर्ल्ड स्लोअर बॉडी स्लोज डाउन। सर वो नॉट पॉसिबल दिया गया लास्ट में, ये not possible। अच्छा हाँ, सही कह रहे बेटा, आप सवाल पढ़िए, उसमें नॉट पॉसिबल बोला है। इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी? तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, द फास्टर बॉडी स्पीड्स अप एंड द स्लोअर बॉडी स्लोज डाउन, वो नहीं होगा। सर जैसे मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो सर Right. मोमेंटम इंटरचेंज हो जाएंगे, पर ऐसे तो डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम कंजर्व होने प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोमेंटम इंटरचेंज जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और इधर से एक m मास का ऑब्जेक्ट है और ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ये 6 इसको मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये m ये 6 से इधर चला जाएगा और ये m ये 3 से इधर चला जाएगा। तो आप एक तरह से देखो तो मोमेंटम इंटरचेंज हो गया है। ये 6m था वो इसको मिल गया है और ये 3m इसको मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कंजर्वेशन में, अभी भी कंजर्व है, आप चेक करोगे तो, है ना, कोई कंजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर DPP 6 का क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 का ये है। एक सेकंड में, एक सेकंड 4 है और 8 है ना, 5 भी है। ओके, एक एक करके चलते हैं। 4 में पहले चल देते हैं। 4 कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v hits elastically another stationary particle of mass 2m in a fixed horizontal circular tube of radius r. Find the time when the next collision will take place. ठीक है, एक v से जाके हिट कर देता है 2m को जो कि स्टेशनरी है, ठीक है। बच्चों सवाल देख लीजिए थोड़ा सा। एक m मास का पार्टिकल जाता है v स्पीड से और हिट कर देता है दूसरे 2m मास के पार्टिकल को जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। तो आप, और कोलिजन जो है बोला गया है परफेक्टली इलास्टिक है ना। फाइंड द टाइम व्हेन द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो टकराने के बाद दोनों की स्पीड निकालनी पड़ेगी। बेटा निकाला है क्या आपने टकराने के बाद दोनों की स्पीड? बताइए जरा, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा सवाल। कितना आ रहा है टकराने के बाद दोनों की स्पीड? कोई नहीं, मैं करता हूं इसको। तो पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम m भी है, टकराने के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो m v1 प्लस 2m v2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है, और यहां से m m m हटाते हैं तो ये हो जाएगा v बराबर v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2, ठीक है। जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जोड़ने के बाद 2v, और ये जोड़ने के बाद आ जाएगा 3v2, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 2v/3। तो ये टकराने के बाद 2v/3 से जाएगा, और हाँ, और v1 और निकाल दीजिए, तो v2 माइनस v1 बराबर v, और v2 तुम्हारा 2v/3 है, माइनस v1 बराबर v, तो यहां से v1 की वैल्यू आ जाएगी 2v/3 माइनस v, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का v/3, ठीक है। तो टकराने के बाद ये v/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों, ये 2v/3 से जाएगा और ये v/3 से जाएगा। अब सवाल में पूछा क्या है, कितने समय के बाद अगला कोलिजन होगा? ओके, टाइम पूछा है। तो मान लीजिए बेटा कि t टाइम के बाद कोलिजन होता है,
तो टी टाइम में ये देखिए, चूंकि इसकी स्पीड 2v/3 है, ठीक है, तो टी टाइम में ये कितना दूरी तय कर लेगा, 2v/3 इंटू टी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये वाला 2m वाला, क्योंकि इसकी स्पीड 2v/3 है ना, और ये v/3 है इसकी स्पीड, तो ये v/3 इंटू टी, इतनी दूरी ये तय कर लेगा। मान लीजिए यहां पे कहीं पे कोलिजन होता है, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr आ जाएगा ना, सॉरी, तो 2πr आ जाएगा। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, समय पूछा है, तो 2v/3 प्लस v/3, तो बेटा ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये vt बन जाएगा, है ना, 3 है और ये 3vt/3, तो ये vt बन जाएगा, vt बराबर 2πr, तो जो आंसर आएगा t बराबर 2πr/v आ जाएगा। ये इतने समय के बाद कोलिजन होगा, देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो समझ में आया ना, ये इसको जोड़ के 2πr क्यों कर रहे हैं। यस सर। चलिए चौथा हो गया। पांचवे में क्या दिक्कत है जिन्होंने पूछा है बेटा बताइए। सर ये क्वेश्चन पहले तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पर सर करके देखा तो मेरे कोऑर्डिनेट्स सही नहीं बैठ रहे हैं, उन्होंने राइट टाइम पे के बाद। अच्छा ठीक है, नहीं आया सर। ठीक है मैं बताता हूँ। ब्लॉक ए एंड बी केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज surface are given equal speed of 2 meter per second in opposite sense as shown in the figure. T is equal to 0. The position of the blocks are shown. Then coordinates of center of mass of the system of two blocks after 3 second. तो बेटा आपको देखिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा है उन्होंने एट 3 सेकेंड, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, m1v1 प्लस m2v2। तो देखिए बच्चों, तो m1v1 जैसे 4 है, उसकी राइट के साइड 2 है, ठीक है, और प्लस m2v2 करेंगे तो 4 है और लेफ्ट के साइड 2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 8 हो जाएगा। तो देखिए यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि प्लस 4 इंटू 2 प्लस है और 4 इंटू -2 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, मतलब समय के साथ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ गया ना, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, नो चेंज। बोले क्लियर है आपको ये बात? यस सर क्लियर है। तो फिर आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो m1x1 तो पहला है 4 kg और उसके कोऑर्डिनेट है 4.5, और पहला वाला है 4 इंटू 0 क्योंकि ओरिजिन पे है, डिवाइड बाय टोटल मास 8, तो हो जाएगा 4 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 8, कैंसिल करिएगा 2, 4.5 डिवाइड बाय 2 2.25, चौथा वाला आ जाएगा। चलिए VCM 0 नहीं होगा तो फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे समझाने के लिए। मान लीजिए VCM की वैल्यू कुछ आती 2, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता और 3 सेकंड पे पूछता, तो हम लोग बोलते कि 3 सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 6 सेंटीमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये थी और 6 सेंटीमीटर और चल गया, तो फिर 2.25 में 6 जोड़ देते अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ होता तो, ठीक है ना। यस सर। 4 हो गया, 5 हो गया, 8वां में कह रहा है बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास m इफ द ब्लॉक राइजेस टू हाइट h देन इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बुलेट मस्ट हैव बीन। बच्चों ये क्लास का सवाल है, जिन्होंने पूछा है ये क्लास इलस्ट्रेशन है बेटा, एग्जैक्ट। आप ना मैंने आपको कोलिजन के बाद वुडन ब्लॉक प्रॉब्लम्स कराए होंगे, उसका पहला सवाल यही है 8वां वाला, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो और डिस्कशन आगे करेंगे यार। 7वां, अच्छा 7वां, चलो। कह रहा 2 बॉल ऑफ मास, ये तो पूछा है बेटा आपने, ऑपोजिट डायरेक्शन विद 4 मीटर कंबाइंड दैट द इंपल्स इंपॉर्टेंट टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। तो इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना, तो टकराने से पहले मान लीजिए बॉल इधर आ रही थी और 4 मीटर पर सेकेंड और मास 0.06 था, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आप लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, टकराने के बाद इधर जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। 7वां ही तो है ये, डीबीपी 6 का 7वां सवाल ना। ये सर डीबीपी 7 का 7वां। अच्छा डीबीपी 7 कल डिस्कशन कर लेंगे, आज मेरी क्लास है, अभी चलते हैं हम लोग।
मिलेंगे कल, ठीक है। ओके, चलिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।